हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लास्ट टाइम हमने किया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का अब आगे टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, बैरियर मेथड्स। मेथड नंबर 1 हमने कर लिया था और ये सेकंड नंबर अब हमारा शुरू हो गया, बैरियर मेथड्स। अब ये बैरियर मेथड्स क्या हैं? बैरियर मेथड्स वो होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे फिजिकली बाय मीन्स ऑफ सम मेथड्स। उसमें अगर हम नंबर 1 काउंट कर लें तो दैट इज बाय केमिकल मीन्स। तो केमिकली हम एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास होती हैं एग्जांपल्स कुछ क्रीम्स की, कुछ जेलीज की, जो कि यूज की जाती है ड्यूरिंग कोपुलेशन, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जिनकी वजह से स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। वहां पे स्पर्म या तो डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं या इतने वीक कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो कैपेबल ही नहीं रहते कि वो एग के साथ फ्यूज कर पाए। तो यहाँ पे जो जेलीज और क्रीम्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं उनमें बेसिकली या तो होता है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट। इन सबके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी, बेसिकली ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसे खत्म करते हैं और सेकेंडली ये स्पर्म को किल कर देते हैं। इस तरीके से ये केमिकल मीन्स काम करते हैं। अगर इसमें सेकंड एग्जांपल हम ले लें तो यहाँ पे आ जाएंगे मैकेनिकल मीन्स। बाय मैकेनिकली ये कुछ मेथड्स हमारे पास हैं, जैसे कि अगर हम मेल्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्डोम्स यूज होते हैं जो कि फीमेल एग और मेल स्पर्म की फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। ये कॉन्डोम्स मेल्स और फीमेल्स में भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स में इन्हें हम फेमिडोम्स कह देते हैं। फेमिडोम ज्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन कॉन्डोम्स जो हैं वो ज्यादा चलने वाला एक प्रोडक्ट है जो कि मैकेनिकल मीन्स के अंडर आ जाता है। और आगे अगर थर्ड मेथड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स की एग्जांपल आ जाती है। ये तीनों के तीनों अगर हम देखें तो सारे एक ही हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आ जाता है इनकी शेप्स का। अगर मैं डायफ्राम की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, काफी ब्रॉड स्ट्रक्चर का ये होता है। अगर सर्वाइकल कैप्स की बात करें तो ये ज्यादा थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन डेप्थ इसकी ज्यादा बढ़ जाती है। थर्ड जो है वॉल्ट, वो कुछ इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। एंड दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन द सर्विक्स, इन द सर्वाइकल एरिया। बेसिकली इन सबका तीनों का काम यही है कि ये स्पर्म्स की एंट्री को रोके। अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊं तो ये डायग्राम है, दिस इज द यूट्रस, ये सर्वाइकल एरिया है। तो यहाँ पे अगर हमने ये कोई सर्वाइकल कैप वॉल्ट प्लेस करते हैं तो बेसिकली दिस इज रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस तक स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन का तो नाम यहाँ पे सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर इनकी एफिकेसी को और ज्यादा इंक्रीज करना है तो दीज वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ, अलोंग विद केमिकल मेथड लाइक जेलीज, क्रीम्स, उनके कॉम्बिनेशन के साथ अगर यूज करें तो एफिकेसी इनकी और ज्यादा बढ़ जाती है। इन कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाता है बिफोर द इंटरकोर्स एंड दीज शुड बी फिटेड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स। ये सेक्सुअल एक्ट के 6 घंटे बाद भी प्लेस्ड ऐसे ही रहने चाहिए, तो ये कारगर होंगे, अपना काम करेंगे। इसके बाद जो चौथा मेथड हमारे पास आ जाता है वो है आईयूडीज, या कई बार हम इसे IUCDs भी कह देते हैं, सेम ही चीज है। दीज आर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सेम है दोनों, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो ये बेसिकली ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि यूट्रस के अंदर प्लेस की जाती हैं
और ये कॉन्ट्रासेप्शंस करती हैं और स्पर्म्स और एग की फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। इनमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कॉपर टी की। अगर हम एग्जांपल लें तो कॉपर टी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जिसकी शेप कुछ इस तरह से है, टी शेप्ड ही शेप इसकी है और नाम इसी वजह से इसका कॉपर टी पड़ा है। बेसिकली इसमें अगर कॉपर टी की एग्जांपल लें तो जो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रक्चर है, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, एंड ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है ये प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है और ये एक नीचे है जो कि थ्रेड है। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली यूट्रस में प्लेस किया जाता है बाय डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स। ये खुद से नहीं हम फिट कर सकते, यूट्रस में इसको प्लेस किया जाता है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ऐसे है कि ये कॉपर टी जो है कॉपर आयंस रिलीज करती रहती है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी खत्म होती है। स्पर्म्स कॉपर की वजह से, कॉपर एक तरह से एक टॉक्सिक मटेरियल एक्ट करता है स्पर्म्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से मोटिलिटी स्पर्म्स की कम हो जाती है एंड देन दे आर अनएबल टू फर्टिलाइज एनी एग। और इसके अलावा जो कॉपर टी है वो स्पर्म्स की फेगोसाइटोसिस मीन्स स्पर्म्स जो होते हैं दे आर फेगोसाइटोस्ड बाय द लाइनिंग ऑफ यूट्रस की जो लाइनिंग है वो स्पर्म्स को एनगल्फ करती रहती है। फेगोसाइटोसिस उसकी और इंक्रीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉपर टी एंड किसी भी तरह की आईओडीज की वजह से। और इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इन्हीं आईओडीज को यूज करने के। वो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला वो है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन। ये क्या चीज है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि इनको प्रोफेशनली या डॉक्टर्स की हेल्प से प्लेस किया जाता है इनसाइड द यूट्रस, लेकिन कई बार ये खुद अपने आप ही बॉडी से मूव आउट कर जाते हैं, जिसको हमने कहा है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन, मतलब ये अपने आप बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और सेकंड प्रॉब्लम जो यहाँ पे है, यहाँ पे ओकेजनली हेमरेजेस भी हो जाते हैं कई बार। मतलब कई बार यूट्रस में ये जो कॉपर टी है वो टच कर जाए और टिश्यू डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग लाइक जो कंडीशंस हैं, हेमरेज, वो होना शुरू हो जाता है। थर्ड, कई बार तो कुछ रेयर कंडीशंस में परफोरेशन भी हो जाती है। परफोरेशन मींस दिस इज द परफोरेशन ऑफ यूट्रस। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं कई बार यूट्रस में इतनी जोर से प्रिक कर जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार ये ओकेजनल केसेस में होता है कि कई बार यूट्रस में एक छेद हो जाता है इसकी वजह से। तो ये रेयर कंडीशंस होती हैं। और नंबर फोर्थ एक कंडीशन है यहाँ पे ट्यूबल प्रेगनेंसी यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जहां हमने पहले भी पढ़ा है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि बेसिकली फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और यूट्रस के अंदर आके एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना होता है जो कि ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन भी यहीं पे हो जाती है, जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कह देते हैं। तो ये कंडीशन भी इसकी वजह से हो सकती है। और थर्ड मेथड हमारे पास शुरू हो जाता है फिजियोलॉजिकली जो एक्ट करेंगी फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि फंक्शनली काम करती हैं। यहाँ पे फिजियोलॉजी वर्ड आ रहा है, मतलब ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसका कोई मैकेनिज्म होता है या कोई किसी तरह का सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो काम करती हैं। इन फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस में कुछ पिल्स वगैरह आ जाती हैं। एग्जांपल जैसे बहुत सारी पिल्स हैं, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। पिल्स कुछ इस तरीके से काम करती हैं बेसिकली कि दे एक्ट ऑन FSH एंड LH। बेसिकली ये FSH और LH की सिक्रीशंस को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाती। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मली अपीयर होते रहेंगे, लेकिन ये दोनों हार्मोन्स की कमी की वजह से ओवुलेशन नहीं होगी, मतलब एग रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं होंगे और प्रेगनेंसी मतलब कॉन्ट्रासेप्शन पूरी तरह से यहाँ काम करेगी। तो इस
इनके कुछ लेकिन साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेट गेन की बहुत प्रॉब्लम होती है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस, ब्लड लॉस की कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस या पिल्स उन लोगों को नहीं, उन फीमेल्स को नहीं प्रेफर की जाती, सजेस्ट की जाती जहाँ पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पहले से ही हो, और उन पेशेंट्स को जिनको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो वहां पे भी ये पिल्स वगैरह काफी ध्यान से देनी पड़ती हैं या रेकमेंड नहीं की जाती। तो इन फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस की हम आगे टाइप्स कर लेते हैं। बेसिकली ये सारी की सारी ओरल पिल्स होती हैं। तो इनकी एग्जांपल्स में हम शुरू करते हैं। नंबर 1 है मिनी पिल्स। मैं इकट्ठी लिख देता हूं यहाँ पे। मिनी पिल्स होती हैं, कंबाइंड पिल्स होती हैं, और थर्ड यहाँ पे होती हैं एमरजेंसी पिल्स। और इन तीनों पिल्स की अलग अलग एग्जांपल भी हम करेंगे। जो मिनी पिल्स है ये बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन से बनी होती है। बेसिकली ये सारा का सारा प्रोजेस्ट्रॉन, और जो भी यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्टिफिशियल ही होते हैं, नेचुरल नहीं होते, सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन ही इसका बेसिक मॉलिक्यूल है जो कि मिनी पिल्स में यूज होता है। इस प्रोजेस्ट्रॉन के बढ़े हुए लेवल, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन बॉडी में जब ज्यादा बनता है तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, और इस हार्मोन की ज्यादा अमाउंट बड़े रहने की वजह से एफएसएच और एलएच ज्यादा नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होती। और सेकंड जो है कंबाइंड पिल, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन तो होगा ही होगा, इसके साथ एस्ट्रोजन भी आ जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पिल्स बनती हैं। मिनी पिल के अंदर जो एग्जांपल है वो एक हमने टैबलेट सुनी होगी सहेली, जिसकी एडवर्टाइजमेंट जो श्रीदेवी करती होती थी किसी टाइम पे। तो सहेली एक टैबलेट जो मिनी पिल के अंदर आ जाती है, और शायद इस टैबलेट का हमने दूरदर्शन टीवी पे कई बार देखा हो एडवर्टाइजमेंट। मालाडी टैबलेट कंबाइंड पिल के अंडर आ जाती है। ये जो दोनों पिल्स हैं, पिल्स मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स, ये नॉर्मली रूटीन में यूज करते रहते हैं। इनकी कुछ शेड्यूल होती है, कुछ डोसेज होती है, हफ्ते में 1 बार 2 बार। इमरजेंसी पिल्स उस कंडीशंस में यूज की जाती है जहां पे पहले से कॉन्ट्रासेप्शन कोई यूज ना किया गया हो। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि सेक्सुअल एक्ट कोपुलेशन के बाद इवन 72 आवर्स तक इन पिल्स को लिया जा सकता है। और इन जो पिल्स का जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है वो होता है मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन जो बेसिक मॉलिक्यूल है केमिकली, दैट इज द मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन का जो बेसिक काम है वो है प्रोजेस्ट्रॉन के एक्शन को खत्म करना। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का एक्शन खत्म हो जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग जो है वो रिटेन नहीं रह पाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसी भी इम्प्लांटेशन का कोई यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता। तो साइड इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे यहाँ पे कुछ, कि ब्लड क्लॉटिंग वाले पेशेंट्स को, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को ये पिल्स हम रेकमेंड नहीं करते। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिवाइस में आ जाता है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। ये जो इम्प्लांट्स हैं ये स्किन के नीचे अंडर जो ये एरिया होता है हमारे आर्म का, ये जो बेसिकली ये एरिया है, यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है अंडर इनर साइड ऑफ द अपर आर्म। ये जो सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली कुछ कैप्सूल्स की तरह बने होते हैं। ये मैं एक पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। और ये इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 इयर्स की होती है। 4 से 5 साल ये इजीली काम करते रहते हैं। बेसिक काम इनका जो है वो ओवुलेशन को ब्लॉक करना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा, ओवुलेशन नहीं होगी, और ये स्पर्म मोटिलिटी को भी खत्म करते हैं। इन सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स का फायदा ये है कि अगर लॉन्ग टर्म किसी कपल का कोई नहीं प्लान है तो 4 to 5 इयर्स ये इजीली काम कर रहे हैं, तो ये इम्प्लांट करवा के वो 4-5 साल के लिए अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद शुरू हो जाएंगे परमानेंट मेथड्स। तो मैं चाहता हूं कि यहीं तक का आज का मैं जो टॉपिक है खत्म करूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट
लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम परमानेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाती हैं, उनको डिस्कस करेंगे।